हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षा शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और फ्रेंड्स, जैसा कि कल आपका पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का सेकेंड मीटिंग में, और पेपर 1 के लिए मैं मॉडल पेपर आप लोग को प्रोवाइड कर चुकी हूं, उसे आप ज़रूर देख लेंगे। और ये पेपर 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर मैं आप लोग को देने वाली हूँ, और यहाँ से प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार कर लें। और चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। और सभी सब्जेक्ट्स की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षा क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें। हर्षा क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले हम लोग 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे। उसके बाद 15 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। उसके बाद 10 जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करेंगे। यहाँ पे कुल 40 प्रश्नों की बात होगी, जो कि जितने प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे कल के पेपर में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पर मैंने प्रथम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं। वित्तीय संसाधन, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर अ, वित्तीय संसाधन का समन्वय नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ है गणित विषय पर, ऑप्शन नंबर ब है अंतर्निहित गुणों पर, ऑप्शन नंबर स है अंतर्निहित शक्तियों पर, और ऑप्शन नंबर द है अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर द, अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सा, उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार जो है कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। तो ऑप्शन नंबर द राइट है प्रशासन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं फ्रेंड्स, मान्यता के अनुसार बच्चों के सबसे अधिक नज़दीक होते हैं उनके। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ब, माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है। तो ऑप्शन नंबर ब राइट है, बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, प्रबंधन की सफलता को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य है। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट है, नियोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। यह कथन है, तो यह कथन है FW टेलर का, ध्यान दीजिएगा। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है, यह कथन FW टेलर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शिक्षकों को शैक्षिक सपोर्ट प्रदान करने हेतु जनपद स्तर पर स्थापित अकादमिक संस्था है। तो वो संस्था है ऑप्शन नंबर द, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में सभी कक्षों में नियमित पठन पाठन हेतु बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, समय सारणी बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय समय सारणी होनी चाहिए। तो विद्यालय समय सारणी लचीली होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, वाराणसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में विभागों की संख्या है। तो ऑप्शन नंबर द राइट है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 है, 43 मतलब नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन 15 ही क्वेश्चन मैंने लिया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, 1985 में इग्नू की स्थापना 1985 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को प्रमाणित करने यानी मान्यता देने का कार्य करने वाली संस्था है। तो ऑप्शन नंबर अ राइट है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। तो फ्रेंड्स, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना जो है वो
1964 में की गई। ध्यान दीजिएगा, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। एनसीटी यानी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का गठन किया गया, तो ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल राइट है, 1995 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय में मतलब बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक शिक्षा दी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाती है। फ्रेंड्स अब बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य हैं। पहला कार्य है न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। दूसरा है, यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यानुभव गतिविधियों का केंद्र होगा। नेक्स्ट है, यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे। पहला, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए। दूसरा है, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना चाहिए। तीसरा है, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। चौथा है, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना। और पांचवा है, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लोच का सिद्धांत क्या है, तो प्रबंधन एक साधन है न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर जो है अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंधन को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, प्रबंधन क्या है, एक साधन है न कि साध्य है। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए, यही लोच का सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, प्रबंधन से आपका क्या आशय है अथवा कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर होगा, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। कुशल प्रबंधन क्या है, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख कीजिए, तो इसका आंसर होगा कि बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार है। पहला है श्यामपट्ट, दूसरा है चार्ट, तीसरा है मॉडल, चौथा है मानचित्र तथा आकृतियाँ, पांचवा है ग्राफ और छठवां है विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताइए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो विद्यालयों में मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक निम्नलिखित है। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है छात्र, चौथा है समुदाय यानी ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ। ठीक है, तो समुदाय के अंतर्गत ये तीनों आते हैं, ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ एवं छात्र शिक्षक संघ। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख 4 घटक होते हैं। पहला है प्रधानाध्यापक, दूसरा है शिक्षक, तीसरा है छात्र और चौथा है समुदाय। समुदाय के अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति और शिक्षक अभिभावक संघ और छात्र शिक्षक संघ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के गुण आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे। पहला गुण है, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने के लिए तत्पर रहता है। ठीक है, दूसरा है, शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए और तीसरा है, वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, साला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बीटीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो साला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखाचित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक व वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि,
विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे वाचनालय की दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला है शानदार भवन तथा साज सज्जा और दूसरा है प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, शिक्षक संदर्शिका के कोई दो लाभ लिखिए। तो पहला लाभ है यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है और दूसरा है इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला घटक है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य आप हेडिंग डालेंगे और फिर लिखेंगे छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना, दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, तीसरा है छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना और चौथा है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख कीजिए। तो पहला है सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, दूसरा है कार्यानुभव विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सफल नेतृत्वकर्ता के कोई 2 गुण लिखिए। तो पहला गुण है कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना और दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो पहला कार्य कर सकते हैं कि छात्रों द्वारा विशेष देशों पर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। ठीक है। और दूसरा है फ्रेंड्स वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व के विकास हेतु आयोजित की जाने वाली कोई 2 क्रियाओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला है फ्रेंड्स छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज़ दी जाए और दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार को जो है प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मतलब छात्रों द्वारा जो है प्रतिदिन एक उत्तम विचार को प्रस्तुत किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब आपका स्टार्ट होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघुत्तरीय प्रश्न। और यहाँ से आप 10 क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, समेकित शिक्षा क्या है, इस संदर्भ में जिला समन्वयक के मुख्य दायित्व बताइए। तो इसके आंसर में लिखेंगे समेकित शिक्षा से आशय, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशक्त बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बालकों की तरह ही पूर्ण की जाए उसे समेकित शिक्षा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आप लिखेंगे जिला समन्वयक की भूमिका, आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जिला समन्वयक की विद्यालयी प्रबंधन में विशेष भूमिका होती है। वह विद्यालय का पर्यवेक्षण करके विद्यालय प्रबंधन व्यवस्था हेतु उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करता है। ठीक है। इसकी भूमिका को निम्नलिखित रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है। पहला है जिला समन्वयक द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्रों का पर्यवेक्षण या निरीक्षण किया जाता है और तथा उनसे संबंधित समस्त आंकड़े उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। पहला कार्य ये हो गया। दूसरा है फ्रेंड्स, वह शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े विद्यालयों का पर्यवेक्षण करके उन्हें निर्देशित करता है। तीसरा है वह जिला स्तरीय प्रबंधन की योजनाओं में अपनी सक्रिय भूमिका निभाता है। और चौथा है फ्रेंड्स, वह ब्लॉक के सभी समन्वयकों की बैठक बुलाकर शिक्षण की नवीन प्रविधियों पर चर्चा करता है जिससे शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है फ्रेंड्स। अब दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षकों के कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षक संदर्शिकाओं के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें लिखेंगे शिक्षकों के लिए शिक्षक संदर्शिकाएं मार्गदर्शन का कार्य करती हैं। इसमें प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण विधि के सरल प्रयोग शिक्षण अधिगम को रुचिपूर्ण बनाने के तरीके होते हैं जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा रुचिकर बनाने में सहायता मिलती है। अतः शिक्षक को शिक्षण से पहले शिक्षक संदर्शिका का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, समय सारणी बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अथवा समय तालिका की विद्यालय में क्या उपयोगिता है,
इसे बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चाहे ये पूछा जाए इस तरह से, चाहे समय तालिका करके पूछा जाए, चाहे समय सारणी करके पूछा जाए, बात एक ही है। अब फ्रेंड्स आप लोग लिखेंगे समय तालिका की विद्यालय में उपयोगिता या समय सारणी की विद्यालय में उपयोगिता। तो समय तालिका के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि स्कूल के काम करने के घंटे कब प्रारंभ होते हैं तथा कब मध्यावकाश होता है, एक शिक्षक के कितने पीरियड होते हैं, कौन शिक्षक क्या पढ़ाता है। इससे कार्य को नियमित तथा व्यवस्थित रूप दिया जाता है। समय तालिका बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। ठीक है, तो पहला है फ्रेंड्स, समय तालिका में विषयों के कठिनाई स्तर को ध्यान में रखकर कालांश की व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरा है, समय तालिका के द्वारा कार्य का विभाजन किया जाता है, अतः कार्य के विभाजन में समरूपता इसे बनाते समय ही रखनी चाहिए। तीसरा है, शिक्षकों की योग्यता तथा क्षमता को ध्यान में रखकर ही विषयों का कार्यभार समय तालिका में निश्चित करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्व है? तो इसका आंसर होगा छात्रों के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व को दर्शाते हुए माध्यमिक शिक्षण आयोग ने कहा है कि स्वच्छ, आनंदप्रद तथा सुव्यवस्थित स्कूल भवन मिल जाने के पश्चात हम चाहेंगे कि स्कूल में विविध प्रकार की संबद्ध क्रियाओं का आयोजन हो जो विद्यार्थियों की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। मतलब जिससे जो है विद्यार्थियों के विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उसमें मनोरंजन कार्यों, क्रियाओं तथा योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे तथा उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निरीक्षण तथा पर्यवेक्षण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण में क्या अंतर है? पर्यवेक्षण और निरीक्षण की मुख्य भूमिका को मतलब उनमें अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसके अंतर्गत लिखेंगे निरीक्षण और पर्यवेक्षण में अंतर। निरीक्षण और पर्यवेक्षण आप दो कॉलम बनाएंगे और पहला है निरीक्षण का अर्थ सरलतापूर्वक तथा आलोचनात्मक दृष्टि से जांच करना है और पर्यवेक्षण में शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति हेतु साधनों को जुटाता, मतलब पर्यवेक्षण शिक्षण प्रक्रिया की उन्नति हेतु साधनों को जुटाता है। ठीक है, दूसरा है निरीक्षण समालोचनात्मक दृष्टि से किया जाता है और दूसरा है पर्यवेक्षण का मुख्य कार्य संस्था को चलाने वाले शिक्षकों की दशा में उन्नति के उपायों पर ध्यान देना है। नेक्स्ट है, निरीक्षण का परिणाम बहुत अंशों में निरर्थक हो जाता है और पर्यवेक्षण का कार्य शिक्षण तथा उसके सुधार और मूल्यांकन भी इस परिधि में आते हैं। तो पर्यवेक्षण के कार्य में जो है शिक्षण तथा उसके सुधार और मूल्यांकन भी इसकी परिधि में जो है आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से क्या अभिप्राय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे शिक्षण कार्य में शैक्षिक गतिविधियों से आशय है छात्रों से ऐसे कार्य कराना जिससे कार्य की अपेक्षा खेल के अधिक गुण हो। ठीक है, खेल के गुण अधिक हो। इसमें मनोरंजनात्मक क्रियाएं, वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिता, नाटक, अभिनय, गीत प्रतियोगिताएं, शैक्षिक भ्रमण, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि आते हैं। इस प्रकार की शैक्षिक गतिविधि से एक ओर जहां छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन होता है वहीं दूसरी ओर छात्रों का सर्वांगीण विकास भी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने चुन करके यहाँ पे लिया है कल की परीक्षा के लिए आप लोगों के। नेक्स्ट है, छात्रों के लिए पुस्तकालय का क्या महत्व है? प्राथमिक विद्यालय के पुस्तकालय में किस प्रकार की पुस्तकें रखना उपयोगी होगा? तो फ्रेंड्स छात्रों के लिए पुस्तकालय का महत्व आप लोग हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार की पत्र पत्रिकाएं होती हैं जिन्हें छात्रों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, निर्धन छात्र पुस्तकालय से पुस्तकें उधार लेकर भी अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। अगला है, पुस्तकालय से छात्रों को विविध प्रकार की पुस्तकें उपलब्ध हो जाती हैं जिससे उनमें पढ़ने के प्रति रुचि जागृत होती है। अब फ्रेंड्स प्राथमिक विद्यालय में पुस्तकें आप लोग हेडिंग डालेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे कि पहला है प्राथमिक विद्यालय में मनोरंजनात्मक पुस्तकें रखी जा सकती हैं। दूसरा है प्राथमिक विद्यालय में कार्टून पुस्तकें, चंपक, लघु कथाएं आदि पुस्तकें रखी जा सकती हैं। तीसरा है प्राथमिक विद्यालयों में विभिन्न
चित्रयुक्त अक्षरमालाओं, चित्रों पर आधारित पुस्तकें रखी जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्राम शिक्षा समिति के कौन कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके कार्यों को स्पष्ट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। तो ग्राम शिक्षा समिति में, विद्यालय प्रबंधन समिति में कुल 15 सदस्यों में से 11 अभिभावक तथा बाकी 4 नामित सदस्य होते हैं। और इनके कार्य क्या है फ्रेंड्स, देख लीजिए। पहला कार्य है पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंधन करना। दूसरा है पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा तथा की अभिवृद्धि और विकास करना। तीसरा है ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएं तैयार करना। चौथा है बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपस्करों के सुधार के लिए जिला पंचायत को सुझाव देना। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, बेसिक शिक्षा के से संबंधित ऐसे अन्य कृत्य को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुकक्षा शिक्षण क्या है, इसका प्रयोग कब किया जाता है, बहुकक्षा शिक्षण का उदाहरण भी दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे कि बहुकक्षा शिक्षण, जैसा कि नाम से भी विदित है, वह शिक्षण है जिसमें एक साथ कई कक्षाओं के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बहुकक्षा शिक्षण का प्रमुख कारण है शिक्षकों की कमी का तथा कक्षा कक्ष की कमी। बहुकक्षा शिक्षण को लागू करने का प्रमुख कारण है शिक्षण कार्य की गुणवत्ता को बनाए रखना। विद्यालय में ऐसा देखा जाता है कि कुछ कक्षाएं संचालित हो रही हैं और कुछ कक्षाएं खाली होती हैं और बच्चे इधर उधर घूम रहे होते हैं। बहुकक्षा शिक्षण के द्वारा इस कमी को दूर किया जा सकता है। आवश्यकता क्या है फ्रेंड्स, बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षकों की कमी, कक्षा कक्ष की कमी। ठीक है, और बहुकक्षा शिक्षण के सोपान के अंतर्गत आते हैं। तो पहला है पाठ्यक्रम का वर्गीकरण, दूसरा है समय विभाजन चक्र, तीसरा है बैठक व्यवस्था, चौथा है शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या है। नंबर ए है शिक्षण सामग्री व बालक, नंबर बी है मॉनिटर व बालक, नंबर सी है अध्यापक व बालक, नंबर 4 है मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं परिषदों के नाम बताते हुए उनके कार्यों की विवेचना कीजिए। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले विभिन्न संस्थाओं परिषदों के नाम इस प्रकार से हैं। पहला है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। दूसरा है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE। तीसरा है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय यानी न्यूपा। ठीक है, तो इस तरह बस आप लोग याद कर लेंगे NCERT, NCTE और न्यूपा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के कार्य, मतलब NCERT क्या है और इसके कार्य के बारे में। कब गठन हुआ, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT का गठन जो है 1961 ईस्वी में हुआ था। यह दिल्ली में स्थित है। इसके गठन में राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय दृश्य श्रव्य शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय मूल शिक्षा केंद्र आदि शामिल हैं। कार्य क्या है, NCERT के प्रमुख कार्य इस प्रकार से हैं। पहला है NCERT नवाचार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करता है। दूसरा, NCERT क्रियात्मक शोध पर जोर देता है। तीसरा, NCERT पाठ्य पुस्तकों के विकास में सहयोग करता है। चौथा है फ्रेंड्स, यह केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान एवं 4 क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों के अलावा अध्यापकों तथा शैक्षिक प्रशासकों के लिए राष्ट्रीय प्रशिक्षण संबंधित कार्यक्रम, सेमिनार तथा कार्यशालाओं को आयोजित करता है। पांचवा है फ्रेंड्स, यह TLM आधारित प्रशिक्षण पर बल देता है। नेक्स्ट है नंबर ब, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCTE। तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, ठीक है, NCTE का गठन 1995 में किया गया। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य हैं। इसका कार्य क्या है, यह सेवा पूर्व अध्यापकों को प्रशिक्षण देता है, यह सेवाकालीन शिक्षकों को प्रशिक्षण देता है, अध्यापक शिक्षा के संस्थाओं को प्रमाणित या अप्रमाणित करता है, और अगला है अध्यापक शिक्षा संस्थानों के स्तर का मूल्यांकन करता है।
नंबर सा है फ्रेंड्स राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय यानी न्यूपा। तो राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय का मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। इसका प्रधान निदेशक अवकाश प्राप्त आईएएस अधिकारी होता है। इसका सचिव भी आईएएस होता है। कार्य क्या है? राष्ट्रीय संवर्धन के लिए विस्तृत एवं प्रभावशाली पद्धति का निर्माण करना। दूसरा है विभिन्न राज्यों के लिए नियोजन हेतु मार्ग प्रशस्त करना। तीसरा है शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए योजना बनाना। चौथा है विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक संस्थानों, प्रशिक्षण महाविद्यालयों आदि के मूल्यांकन में सहयोग देना। अगला है क्षेत्रीय विकास हेतु बजट का प्रावधान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहे बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर 2 से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर। तो इसे आप 1 से 2 बार ज़रूर देखें ताकि आप सभी लोग को अच्छे से तैयार हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और सभी लोग का पेपर बहुत अच्छा हो फ्रेंड्स, और यही हर्षदा क्लासेस की तरफ से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।